मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। देश के अंदर इस वक्त एक अजब तरह की लड़ाई छिड़ी हुई है। इतिहास आमना सामना इतिहास का हो रहा है अदालत में, चाहे ज्ञानवापी का मसला हो या फिर कुतुब मीनार का मसला हो। ऐसा लग रहा है जैसे इतिहास में जो गलतियां हुई हैं उसे सुधारने की जबरदस्त कोशिश हो रही हो। लेकिन सवाल है कि क्या इस तरह की कोशिश सही हो रही है? अदालत में क्या इसे सही करार कर दिया जाएगा? किस तरह का फैसला आएगा ज्ञानवापी के मसले पर? कुतुब मीनार पर किस तरह के फैसले आएंगे? लेकिन एक बात है कि पूरे देश में इस वक्त इस बात को लेकर बहस काफ़ी चल रही है कि ज्ञानवापी और कुतुब मीनार और तमाम ऐसे मुद्दे उठाने का वक्त क्या है। क्या जानबूझकर इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं किसी खास मकसद से? क्या देश के अंदर और भी कई विकराल मुद्दे हैं, जैसे महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा? क्या इन मुद्दों पर इतना बड़ा संग्राम नहीं छिड़ सकता है? ऐसा तो हो सकता है कि महंगाई, बेरोजगारी को लेकर भी इतनी संजीदगी दिखाई जाए। अगर इतिहास को सुधारने की कोशिश हो रही है तो फिर महंगाई, बेरोजगारी को भी रोकने की बड़ी कोशिश होनी चाहिए। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? इसके पीछे बहुत सारी वजह हो सकती है, बहुत सारी राजनीति हो सकती है। भले ही आज हम लोग बहस करेंगे, चर्चा करेंगे, बड़ी चर्चा करेंगे, तमाम पार्टियों के मेहमान और नेता हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन ये सवाल हमेशा रहेगा बना हुआ कि आखिरकार इतनी ही संजीदगी से, इतनी गंभीरता से महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर हम लोग क्यों नहीं बातचीत कर रहे हैं। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाते हैं। ज्ञानवापी से कुतुब मीनार तक छिड़ी जंग, सुनवाई से संग्राम पर लगेगा ब्रेक। अदालत में हो रहा इतिहास से आमना सामना। ज्ञानवापी पर ज्ञानवानी तो अब नहीं चल रहा, लेकिन अदालत में इतिहास के साथ आमना सामना जरूर होने लगा है। इतिहास की सत्यता की परख होने लगी है। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी जिला अदालत में सुनवाई के बाद फैसले के लिए अगली तारीख दे दी गई। सर्वे, सबूत और हिंदू मुस्लिम पक्ष में दी जा रही दलीलों पर फैसला आना है। सवाल है कि अदालत किस आधार पर अपना फैसला सुनाता है। पूरे देश की निगाहें अब टिकी हैं। देखते हैं ज्ञानवापी पर आज क्या हुआ। ज्ञानवापी केस में अब 26 मई को सुनवाई होगी। रिपोर्ट पर दोनों पक्ष दाखिल करेंगे अपना जवाब। कोर्ट ने दोनों पक्षों से सर्वे रिपोर्ट पर मांगी आपत्तियां। वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी की सीडी उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए हैं। दलील सुनने के बाद जिला जज तय करेंगे कि आगे की सुनवाई की प्रक्रिया क्या हो। वहीं कुतुब मीनार में पूजा के अधिकार की याचिका पर दिल्ली के साकेत कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में फैसला 9 जून को अब आएगा। क्या है पूरा मामला, समझते हैं। एएसआई की दलील, कुतुब मीनार पूजा का स्थान नहीं है। हिंदू पक्ष का दावा, 27 मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। हिंदू पक्ष वहां पूजा के अधिकार की मांग कर रहा है। वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा है कि एएसआई ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद में नमाज बंद करा दिया है। पूजा के अधिकार की याचिका पर दिल्ली के साकेत कोर्ट में सुनवाई हुई। कुतुब मीनार मामले में अब फैसला 9 जून को आएगा। बड़ा सवाल आजकल देश के सामने उठ खड़ा हुआ है। क्या इतिहास में की गई गलतियों को सुधारना सही नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं किसी खास मकसद से ऐसे मुद्दों को उठाया जा रहा है? वहीं देश के सामने इतिहास को सही करने से ज्यादा महंगाई, बेरोजगारी और कुछ और जरूरी मुद्दे विकराल बनते जा रहे हैं। क्या इस पर लोगों का ध्यान नहीं जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। क्या वाकई में किसी का ध्यान नहीं जा रहा? ज्ञानवापी पर खूब चर्चा हो रही है, खूब बहस चल रही है, टेलीविज़न पर डिबेट हो रहा है, अखबारों में पूरी तरह से सुर्खियां छाई रहती हैं। लोग सवाल भी पूछते हैं कि ज्ञानवापी पर क्या आएगा फैसला? क्या सर्वे, सबूत और जो हिंदू मुस्लिम पक्ष में जिरह चल रही है उसके आधार पर कुछ पुख्ता फैसला आने की उम्मीद है? किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन एक बात सभी को पता है कि ऐसा लग रहा है कि इतिहास में की गई गलतियों को सुधारने की कोशिश हो रही है। गलतियों को सुधारने की कोशिश कितना सही है, कितना गलत है, अदालत में चूंकि मामला चला गया है,
इसलिए अदालत ही इस पर फैसला करेगा। लेकिन हिंदू पक्ष के जो सबूत हैं, हिंदू पक्ष की जो दलीलें हैं उसमें कितनी मजबूती है, मुस्लिम पक्ष की जो दलीलें हैं उसमें कितनी मजबूती है, इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम सभी आप महंगाई बेरोजगारी पर क्यों नहीं कुछ बोलते। महंगाई बेरोजगारी पर इतनी ही संजीदगी और गंभीरता से इतना बड़ा संग्राम क्यों नहीं खड़ा करते, क्योंकि महंगाई का विकराल रूप है, बेरोजगारी का विकराल रूप है। महंगाई से आम जनता त्रस्त हो रही है, भ्रष्टाचार भी बढ़ा है और भ्रष्टाचारियों की जेबें पूरी तरह से पैसों से भरी रहती है। लेकिन महंगाई का आलम में देखिए कि जो कमाने खाने वाले लोग हैं उनके साथ कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसी बीच ज्ञानवापी पर ज्ञान देने से कोई भी गुरेज नहीं कर रहा। कुतुब मीनार पर संग्राम करने से कोई पीछे नहीं हट रहा। हर चाहे पक्ष कोई भी हो, हिंदू हो या मुस्लिम पक्ष हो, सब अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। लेकिन इतिहास की सत्यता की परख अदालत में कैसे होगी अदालत जाने। लेकिन आम जनता को इस वक्त चाहिए महंगाई पर काबू, आम जनता को चाहिए बेरोजगारी पर काबू, आम जनता की जिंदगी कैसे सही हो। इसके लिए सरकार ही नहीं बल्कि जो संग्राम ज्ञानवापी पर हो रहा है, कुतुब मीनार पर हो रहा है, ऐसे लोगों को उस पर भी संजीदगी दिखाने की जरूरत है। चलिए, कई मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिंदू धर्म गुरु चेतनानंद सरस्वती जी इस वक्त हमारे साथ हैं। चेतनानंद जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। मुस्लिम स्कॉलर फजील अहमद जी इस वक्त हमारे साथ हैं। फजील अहमद जी, स्वागत है आपका। प्रवक्ता बीजेपी की इस वक्त हमारे साथ है कंचन द्विवेदी। कंचन द्विवेदी जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले इस पूरे, चूँकि कुतुब मीनार का मसला है, ज्ञानवापी का मसला है मंदिर मस्जिद का, इसलिए एक हिंदू धर्मगुरु भी हमारे साथ हैं, एक मुस्लिम स्कॉलर भी हमारे साथ हैं। फजील अहमद जी के पास मैं आना चाहूँगा। फजील अहमद जी, एक बात बताइए, आपका पक्ष कितना मजबूत है, कितना कमज़ोर है, ना तो मैं जानता, ना कोई और जानता, ना आप भी शायद नहीं जानते। अदालत में इसका फैसला होगा कि आपका पक्ष कितना मजबूत और कमज़ोर है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि पक्ष को मजबूत करने के लिए दलीलों से ज़्यादा अब संवेदनाओं के सहारे लोग चलने की कोशिश कर रहे हैं। क्या पड़ा हुआ है मस्जिद में, है ना, क्या उस जगह पर पड़ा हुआ है। इतिहास में जो चीज़ें हो गई जैसे हैं वैसे रहने देने से क्या दिक्कत है, किसी को रहने दिया जाए, है ना। महंगाई बेरोजगारी की बात कर ले, इस पर मुस्लिम स्कॉलर क्यों कुछ नहीं बोलते। आप लोग भी तो पढ़ गए हैं ना कि मुझे चाहिए। अब मना जब कर रहा है ईसाई वाला कुतुब मीनार, मन नहीं करना है भाई, तो क्यों पीछे पड़े हो कि नहीं करना है, ये मुझे नमाज पढ़ना है ना। ज्ञानवापी पे इतना विवाद है, पहले भी आपने इसी डिबेट में कहा कि अगर वहाँ पर हिंदू देवी देवता का कोई भी किस तरह का सबूत मिलता है तो हट जाना चाहिए वहाँ से। तो इस तरह की चीज़ों का, इस तरह के बड़े इनिशिएटिव आप लोगों की तरफ से क्यों नहीं लिए जाते। देखिए गौरी शंकर जी, सवाल भी आपका ही है, जवाब भी आपने दे दिया। यही होता है सर, यही होता है। जब जवाब नहीं मिलता है तो सवाल मिल जाता है। जो बात कही यही सत्य है कि इतनी देश में दूसरी समस्याएं विकराल रूप है, लेकिन क्योंकि उन समस्याओं का निराकरण नहीं है सरकार के पास, उसका कोई निराकरण नहीं है। और ये डर भी है कि कल ये सवाल जब जनता हमसे पूछेगी तो हम जवाब क्या देंगे। इसलिए इन सब संवेदनशील मुद्दों को उठा करके सबका ध्यान अपनी तरफ खींच के देश में एक शोर मचाया जा रहा है। उस शोर में न्याय दब जाए, इंसाफ दब जाए, आम इंसान दब जाए, उसकी समस्याएं दब जाए, उसकी भावनाओं दब जाए। देश में एक शोर मचाया जा रहा है। एक शोर में ये सारी चीजें दबाने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये चीजें, चूंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, कई संस्कृतियां दफन है यहाँ पे, हजारों साल की संस्कृतियां हमारे देश में है। ऐसे घटनाएं बहुत देश में हुई और खत्म हो गई। हमेशा इस देश ने बहुत कुछ देखा है। निश्चित रूप से ये जो हो रहा है ये इसको भी देखेगी, और कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ राजनीतिक बातें हैं। क्या लगता है अभी चलती रहेंगी और धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। फजील अहमद जी, क्या लगता है कि इतिहास में अगर कुछ गलतियां हुई हैं, है ना, इतिहास में सर, कुछ जब गलतियां हुई हो तब सवाल तो सुन लीजिए। इतिहास में अगर गलतियां हुई हैं तो उसको सुधारना मतलब सुधारा नहीं जाना चाहिए, ये जरूरी जब कोई चीज नहीं है। गलती हुई हो तब न सुधारेंगे। क्या क्या सुधारेंगे आप। दलित के पास एक कट्ठा जमीन नहीं है, उसको जमीन दे दीजिए, सुधर जाएगी गलती। उसके पास रोजगार नहीं, आदिवासी के पास रोजगार नहीं, इंसाफ नहीं है। जितना भी देश का 70% पब्लिक जो है अपनी 3 टाइम की रोजी रोटी के लिए परेशान है। ये गलतियां हुई है देश से। आजादी के बाद जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लागू हुआ तो सबकी जमीन छीन के सबको बराबर बांटना चाहिए था।
ये सब गलतियां हुई हैं। सबको रोजगार, सबको जमीन, सबको घर, सबको बिजली, सबको चीजें व्यवस्था बराबर मिलनी चाहिए देश में, ये सब गलतियां हुई। जिस तरह से जब मंदिर मस्जिद पे लड़ना है तो तमाम बौद्ध अवशेष हैं। अयोध्या में भी खुदाई हुई तो बौद्ध अवशेष निकला, बौद्ध मूर्ति निकली। किसको किसको आप किसको छेड़ेंगे, कहाँ कहाँ गलती खोजेंगे? ये बात सही बोल रहे हैं आप, लेकिन मान क्यों नहीं रहे हैं? ये गलती जो हुई, अगर ऐसा हुई कुछ है, अगर सब कुछ वैसा ही जैसा आप कह रहे हैं, तो फिर मानने में क्या दिक्कत है? जब कोई गलती हुई तब ना, जब कोई गलती। चेतनानंद सरस्वती जी के पास आ रहे हैं। चेतनानंद सरस्वती जी, कुतुब मीनार पे कोई गलती नहीं हुई, ज्ञानवापी पर कोई गलती नहीं हुई। कह रहे हैं फजील अहमद जी कि गलती अगर हुई हो तब तो कुछ किया जाए। गलती हुई है क्योंकि दलितों को साइडलाइन किया गया, किसी के पास खाने के लिए अच्छा अन्न अनाज नहीं है, कपड़े नहीं हैं, उसके पास पैसे नहीं हैं, अपनी ज़िंदगी बेहतर नहीं कर सकता है। लेकिन देखिए, ज्ञानवापी पर खूब ज्ञान चल रहा है, कुतुब मीनार पर भी अब ज्ञान छिड़ने लगा। अब कहाँ कहाँ खुदाई होगी? चेतनानंद सरस्वती जी, इतिहास को सुधारने की एक कैसी कोशिश हो रही है, मैं जानना चाहता हूँ। गौरीशंकर जी, एक गलत इतिहास को पढ़ाया गया और एक इतिहास हमारे मानसिक स्तर पर हावी किया गया। और जब तक इतिहास सही रास्ते पर नहीं आएगा तब तक इतिहास में की हुई भूलों से अगर सबक लेकर हम लोग आगे नहीं चलेंगे तो निश्चित रूप से फिर मुझे लग रहा है चेतनानंद सरस्वती जी, आप जहाँ पर बैठी हैं वहाँ पर लाइट की दिक्कत, थोड़ा लाइट बढ़ा लें क्योंकि आप क्लियर दिख नहीं रही है। नहीं, लाइट जितनी है उतनी चल सकती है बस। अच्छा, कोई बात नहीं, चलिए बोलिए, बात रखिए अपनी। आप चेहरा नहीं देख पा रहे हैं क्या? नहीं, चेहरा दिख रहा है, मतलब बहुत बहुत क्लियर है ना, स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा ऑड लगता है बाकी लोगों का। चलिए कोई बात नहीं, बोलिए। तो गौरीशंकर जी, मैं ये कह रही थी कि इतिहास में की गई भूलों को जब तक सुधारेंगे नहीं, देखिए एक फोड़ा है, उस फोड़े का इलाज होना जरूरी है। अगर उस फोड़े का इलाज नहीं किया जाएगा तो वो मवाद की तरह उसमें से मवाद रिसता रहेगा। आप ऊपर से कितना भी भाईचारे का लेप लगा लीजिए, लेकिन मन में टीस बनी रहेगी और इस टीस का निवारण होना अनिवार्य है। और निवारण, भारत में इसके निवारण का सिर्फ एक ही उपाय है और वो उपाय है न्यायालय। हम लोग अगर न्याय की बात करते हैं तो 92 तक हमारे यहाँ लगातार माता गौरी श्रृंगार गौरी की पूजा होती रही, लेकिन तुष्टीकरण की आप दलितों पर बात करेंगे, लेकिन जिन लोगों को साथ रहना है, जो सह अस्तित्व की कल्पना करते हैं इस देश में, गौरीशंकर जी, जिन लोगों को साथ रहना है, जो टीवी चैनल्स पे बैठकर भाईचारे की गंगा जमनी तहजीब की बड़ी बड़ी दुहाई देते हैं, वो लोग ये क्यों नहीं सोचते कि इतिहास में की गई गलतियों को स्वीकार कर और उनका निवारण कर हम आगे भी बढ़ सकते हैं। 91 में वर्शिप एक्ट लाकर जबरन हमसे हमारी जमीनों पर, हमारे उन मंदिरों से हमारा अधिकार छीन लिया जाता है जिन पर हमारा अधिकार 100 वर्षों पुराना है। एक आध दिन का इतिहास नहीं है भारत का, लाखों करोड़ों वर्षों का इतिहास है भारत का। भारत आज नहीं जन्मा है। नहीं तो एक बात बताएं, ठीक है, एक चेतनानंद सरस्वती जी, जैसा कि आपका नाम है, आपका डेजिग्नेशन भी हिंदू धर्म गुरु है, क्या हिंदू धर्म गुरु सिर्फ धर्म के बारे में सोचते हैं या देश की जो अलग अलग तरह की समस्या है उसके बारे में भी आप लोग सोचते हैं? महंगाई, बेरोजगारी, इन सब चीजों पर आप लोग का ध्यान जाता है, नहीं जाता है? देश की सारी, अगर आप महंगाई पर डिबेट रखते तो मैं महंगाई पर बात करती गौरीशंकर जी। देश में संसाधन सीमित है, लेकिन मैं आपको क्योंकि आपने इस विषय को छेड़ा है तो मैं आपको बता देती हूँ कि देश के संसाधन सीमित हैं। लगातार हम लोग कहते रहे जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने के लिए, लगातार हम अपील कर रहे हैं कि आप अपनी जनसंख्या को नियंत्रित रखिए। मजबूर धर्माचार्यों को ये कहना पड़ा कि तो मना कौन कर रहा है आप लोगों को? आप लोग कौन मना कर रहा है? सुनिए, इस चीज पर भी आवाज उठाइए, आप लोग कौन मना कर रहा है? गौरीशंकर जी, अपने अस्तित्व से खिलवाड़ किसी को भी पसंद नहीं है। डेमोग्राफिक चेंज, इस देश का बंटवारा जिस दिन हुआ था उस दिन देश के बंटवारे को हम लोगों ने, हमारे राजनेताओं ने धर्म के आधार पर बंटवारा स्वीकार किया था और गांधी जी ने ये कहा था कि इस देश का बंटवारा मेरी लाश पर होगा, लेकिन गांधी जी तो जीवित रहे और बंटवारा हो गया। और बंटवारा इस स्तर पे हुआ, गौरीशंकर जी, सत्य सुनना बड़ा कठिन होता है। बंटवारा इस शर्त पर हुआ कि
बलात्कार हुए, उनकी सीने पर इस्लाम की मोहरें गोद दी गई, और लगातार हमारे भाइयों के कत्ल, पिता के कत्ल होते रहे। क्यों ऐसा क्यों लगता है चेतनानंद सरस्वती जी कि एक जानबूझ करके मैं सिर्फ आपको नहीं कह रहा हूं, मैं तो फजील अहमद जी को भी फजील अहमद जी को भी इशारे में कह रहा हूं, जानबूझ करके ऐसा लग रहा है कि इतिहास में जीने की कोशिश हो रही है। इतिहास को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए, मुझे लग रहा है अदालत में इस सब मसले को लेकर जाने की जरूरत में नहीं थी, बाहर भी इसका निपटारा हो सकता था। अपना इतिहास छोड़ देती है, वो जीवित रहने लायक नहीं रहती, उसको कुचल दिया जाता है, इसलिए इतिहास को नहीं छोड़ा जा सकता। तो आज मतलब आप देखिए इसी देश में लोग औरंगजेब की मजार पर जाकर फातिया पढ़ रहे हैं। हाँ। छोड़ दिया क्या इतिहास? अपनी लीगेसी को जो लोग आक्रांताओं से जोड़कर दिखा रहे हैं, बर्क साहब कह रहे हैं ज्ञान वापी तो नहीं देंगे, ज्ञान वापी पे से कब्जा नहीं देंगे, लाशें बिछा देंगे। ये भाषा इस देश में बोली जा रही है। अब चेतनानंद जी एक बात बताइए, चेतनानंद जी एक बात बताइए, भूल जाएं। कोई अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है तो करके दिखा देगा क्या? नहीं करेगा ना। कानून व्यवस्था कोई चीज है, और तलवार बंदूक चलाने वाले कितने वक्त तक बचेंगे, है ना? तलवार बंदूक चलाने वाले कितने वक्त तक बच जाएंगे, या फिर बच के कहाँ जाएंगे? यही बात है, समय बदल चुका है, समय बदल चुका है, और मुझे लग रहा है कि अगर समय बदल गया होता तो शिवलिंग मिलने पर या शिवलिंग प्रतीत होने पर फव्वारा कहकर जिस तरीके से सोशल मीडिया पर हमारी भावनाओं को आहत, चलिए ठीक है, मैं आता हूँ चेतनानंद सरस्वती जी, मैं आता हूँ, उड़ाया जाता। एक मिनट रुक जाइए, अब मैं आपके पास थोड़ी देर के बाद आऊंगा। कंचन द्विवेदी जी के पास मैं आ रहा हूँ। कंचन द्विवेदी जी एक बात बताएं, इसके पीछे क्या राजनीति है? देखिए, मैं एक जनरल कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, जो आम जनता के बीच में इस तरह की चर्चा होती है कि आने वाले समय में दिसंबर में देखिए 2 जगह चुनाव है, फिर 2024 में चुनाव है। चुनाव से पहले बहुत ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर आप लोगों को बड़ा वर्कआउट करना है। वो वर्कआउट सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी महंगाई बेरोजगारी पर, तो क्यों ना कुछ ऐसे मुद्दों को हवा दी जाए जिससे हमारी पार्टी को फ़ायदा हो जाए। क्या ये मकसद है, या फिर मुझे आप ये भी बता दीजिए कि इतिहास में की गई गलतियों को सुधारने का सबसे अच्छा और सुनहरा मौका यही है? इससे पहले चूंकि कभी नहीं मिला, बीजेपी की सरकार है, तो इससे बेहतर समय कुछ नहीं हो सकता है कि इतिहास में की गई गलतियों को सुधार दिया जाए, और हो सकता है कि इस अवसर में बड़ी कामयाबी भी मिल जाए। कंचन द्विवेदी जी बताइए, ये सब है रीजन्स, इसीलिए ज्ञान वापी, कुतुब मीनार, धीरे धीरे तो मुझे लगता है ना अभी 1-आध महीने के अंदर पता नहीं कितने अभी मुद्दे उखड़ने शुरू होंगे अभी यहाँ पर। कंचन जी। गौरीशंकर जी, देखिए सत्य और ऐतिहासिक तथ्य को कभी बदला नहीं जा सकता। जैसे कि अभी मैंने सुना, वो कहते हैं कि पैनलिस्ट हमारे बैठे हुए कहते हैं कि कोई भी गलती नहीं हुई है। कैसे आप कह सकते हैं कि कोई भी गलती नहीं हुई? आप औरंगजेब के भतीजे ना बने भारत में बैठकर तो बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि गलतियां सभी को पता है कि औरंगजेब ने कितनी गलतियां किया हैं, कितने लोगों ने यहाँ पर तैमूर जैसे लोगों ने कितनी गलतियां की हैं। आप अगर बैठ करके ऐसा बोलेंगे तो बिल्कुल बात है कि भारत के हृदय में आप फिर से लात मार रहे हैं। गलती तो है, और ये आप भी जानते हैं कि 1669 में 2 सितंबर को ये औरंगजेब ने गलती की थी। आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो गलती नहीं है? आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो मथुरा में हुआ वो गलती नहीं है? 10 बार आप मिटा रहे हैं, 10 बार हमारे राजा लोग बना रहे हैं। आप भारत के हो तो आपको तो ये खुशी होनी चाहिए। आप हमेशा गंगा जमनी तहजीब चिल्लाते रहते हैं बैठ करके पैनल पर, लेकिन आप इस चीज को निभा नहीं पा रहे हैं, आप ये कर नहीं पा रहे हैं। मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा, कम से कम 10 दिन से इस बात पर डिबेट हो रही है और कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा है जो ये कह दे। एक मिनट सर, अभी फजील अहमद जी अभी नहीं, सबको अपना अपना स्टैंड रखने दीजिए, बोलने दीजिए, आपको पूरा मौका दीजिए, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। तो ऐसे कोई भी मुझे मिला नहीं जो ये कह दे कि हाँ ठीक है, क्योंकि ये सब सत्य जानते हैं, ये लोग जानते हैं कि ऐसा हुआ है हमारे देश में। और रही बात, अगर मैं थोड़ा सा ऐतिहासिक बात करूं तो आप जान रहे हैं ये बात है। बाकी अगर कानूनी बात कर लूं तो ये 1991 में जो एक्ट बना, अगर पहली बात अगर आज तक की बात करें तो आपको इस बात पे छीनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप फुआरा कह रहे हो तो फिर फुआरा है तो आपको देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर इसके बाद आपका लग जाता है कि 1991 का एक्ट लागू होगा, तो पहले तो आपको ही डिसाइड कर लेना चाहिए कि आपको कहां पर खड़े होना है, आप क्या कहना चाहते हैं। या तो फुआरा बताइए या तो फिर 1991 एक्ट। अच्छा, कुतुब मीनार का भी मसला खड़ा हुआ। अब इस सवाल में थोड़ा सा पूछना चाहता हूं जनार्दन मिश्रा जी से।
वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहला सवाल वैसे अपनी डिबेट में मेरी इच्छा होती है कि मैं अपने वरिष्ठ पत्रकार भाई से पूछूं, जो भी हमारे साथ रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप लेट आए तो मैं सोचा कि पहले पॉलिटिकल स्टैंड ले लें। जनार्दन जी, एक बात बताएं, एक पत्रकार का जो नज़रिया होता है थोड़ा अलग होता है। वो ज्ञानवापी को ज्ञानवापी की तरह नहीं देखता, कुतुब मीनार को कुतुब मीनार की तरह नहीं देखता, उसे और भी कई मुद्दे भी सामने दिखते हैं। मुझे थोड़ा सा बताइए, देश में आपको नहीं लगता इस वक्त एक अजब तरह की लड़ाई छिड़ी हुई है, जिसकी शायद ज़रूरत थी भी और नहीं भी थी? ज़रूरत थी या नहीं थी, अदालत इस पर फैसला कर देगा, लेकिन आपको नहीं लगता है कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर उस पर भी इतनी ही संजीदगी और गंभीरता दिखाने की ज़रूरत थी? बताइए जनार्दन। गौरी शंकर जी, मुझे लगता है कि ये जो मुद्दे उठ रहे हैं इसमें तीन पक्ष महत्वपूर्ण सामने आते हैं। एक तो सामाजिक पक्ष है, एक धार्मिक पक्ष है और एक न्यायिक पक्ष है। हाँ। जहाँ तक बात धार्मिक पक्ष की है तो धर्म हाँ, जो है सौहार्द और आस्था से जुड़ा हुआ विषय होता है। गौरी शंकर जी, मैं निवेदन करूंगी, उनकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, बढ़ा जनार्दन मिश्रा जी की आवाज को बढ़ा दीजिए, बाकी लोग तो सुनेंगे तब तो जवाब देंगे। क्या बोला जनार्दन जी ने, बोलिए सर। मैं कह रहा हूं इस पक्ष ये जो नए अभी मुद्दे उठ रहे हैं, इनके तीन महत्वपूर्ण पक्ष उठ के सामने आते हैं। एक तो धार्मिक पक्ष है, एक सामाजिक पक्ष है और एक न्यायिक पक्ष है। पूरा बढ़ा दिया। धार्मिक पक्ष है उस, बोलिए जनार्दन जी, बोलिए। बीच में बोलते रहिए सर, बोलते रहिए। जी, धार्मिक पक्ष है, उसमें जो सबसे जो पहल की जानी थी वो अगर आपसी सौहार्द से ये बातें तय हो जाती तो ये नई चीजें जो आपने स्वयं कहा कि अभी आई हैं और आती रहेंगी, इस तरह से चीजें नहीं होती। लेकिन अगर एक पक्ष इस बात पे अड़ा है कि भाई मेरा यहाँ पर एक आधिपत्य है, यहाँ पर मेरा है, और दूसरा आदमी ये कहता है कि नहीं मुझे यहाँ पर ही पूजा करनी है, तो ऐसे मामलों का जो अगला पक्ष बनता है वो राजनीतिक पक्ष है। और राजनीतिक पक्ष में कई सारे बिंदु एक साथ आ जाते हैं। आप जो आपका एक संस्कृति है, संस्कृति हमारी त्याग की है। हम लोग कहते हैं कि हमने जो आज महानता हासिल करी है उसका एक पीछे ये रहा है कि हम लोगों ने त्याग और सद्भाव की भावना को पूरे विश्व में फैलाया है। लेकिन अगर इसी चीज पे कट्टरता से अगर हम भिड़ेंगे तो सामाजिक पक्ष जो है वो सबसे ज्यादा तो कट्टरता कौन कर रहा है जनार्दन मिश्रा जी? कट्टरता का मतलब क्या है, किस पर लागू होता है कट्टरता? ये मुझे बहुत हैरानी होती है कि ये मुझे बहुत हैरानी होती है जनार्दन मिश्रा कि कट्टरता शब्द का प्रयोग थोड़ा गलत तरीके से भी अब किया जाने लगा है। क्या एक कट्टरता नहीं है कि आप शिवलिंग को तोड़ करके वहाँ पर मस्जिद बना दिए? क्या एक कट्टरता नहीं है कि 27 मंदिरों को तोड़ करके वहाँ पर आपने मस्जिद बना दी? इसके बाद जब इस पर सवाल उठ रहा है, इतिहास को सुधारने की कोशिश हो रही है, तो फिर कट्टरता कौन? अब अगर हिंदू पक्ष डिमांड कर रहा है कि भाई यहाँ से हटा दो, हमें पूजा करने का अधिकार दो, तो क्या एक कट्टरता है? इसको आप मानते हैं जनार्दन मिश्रा कि कट्टरता है? ये तो अधिकार कोई मांग रहा है ना। देखिए गौरी शंकर जी, जो मुस्लिम जो संप्रदाय में एक चीज स्पष्ट रखी हुई है कि जहां पर विवाद की स्थिति हो वहां पर पूजा जो नमाज है और जो वहां पे मस्जिद बनाना वो जायज नहीं है। तो ये अगर जो हमारे साथ स्कॉलर हैं इसको भी ये पुष्ट करेंगे, अगर ये लोग ये चीज सौहार्द से बैठकर उसमें तय कर लेते कि अगर हम ये दोनों पक्ष बैठकर ये समझ लेते कि ये जो भी जातियां हुई हैं वो इतिहास में दर्ज है, उनके प्रमाण मौजूद हैं, और उसी को जो हमारी साइंस है, जो विज्ञान है, वो पुष्ट कर रहा है कि नहीं यहाँ पर पहले मंदिर भी था, यहाँ पर मंदिरों को तोड़ा भी गया। तो अगर वहां पर बैठकर सौहार्द से बात हो जाती है तो एक देश में जो एक विकास की बात होती है और एक देश में, चलिए मैं समझ गया। मतलब ये हुआ जनार्दन मिश्रा जी, मतलब ये हुआ, देखिए महंगाई बेरोजगारी सब अपनी जगह पर है ना, महंगाई बेरोजगारी ये सब मसला बना रहेगा, लेकिन कुछ ऐसे मसले हैं जिससे महंगाई बेरोजगारी का कोई मतलब ही इन मसलों पर इस तरह की बहसबाजी होगी, डिबेट होगा। लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि अगर इतिहास को इसी तरीके से लेने की ज़रूरत है, अगर उसे बदला नहीं जा रहा, उसमें अगर गलतियां हुई, सुधारने की कोशिश हो रही है, तो अब 4 तरह का इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। हम लोग जो पढ़े हैं कि प्राचीन इतिहास अलग है, मध्यकालीन इतिहास अलग है, आधुनिक काल इतिहास अलग है। अब एक इतिहास और होना चाहिए, मुझे लग रहा है विश्वविद्यालय में इसको लागू कर दिया जाना चाहिए कि सुधरा हुआ इतिहास, है ना, सुधरा हुआ इतिहास।
ये सही सुधरा बोले हुआ आप। इतिहास है ना, सुधरा हुआ इतिहास वो प्राचीन बहुत काल सही में, बात बोले नहीं, ये आप। तो प्राचीन काल वर्तमान है, में, गौरीशंकर जी। प्राचीन काल में जो गड़बड़ हुआ उसको गौरीशंकर जी, सुधार दिया गया है। ये तो अभी वर्तमान है। देखिए, इतिहास ये एक ही यहाँ है, गलती कालखंड सुधरेगी के तब हिसाब आके से जो इतिहास चीज बनेगा, तब हमारे नहीं तो बच्चे उसमें पढ़ेंगे। लिखा चार गया है, चार वो कालखंड एक कर ही दिया है। जाना भाई साहब, चार कालखंड, चार- प्राचीन, चार मध्यकालीन, चार- आधुनिक, अब चार उसके बाद कालखंड अंतिम आगे अंतिम जो बढ़ेंगे होगा आप। सुधरा जब हम हुआ इतिहास इतिहास। को दुरुस्त और सुधरा हुआ कर देंगे, तो इतिहास ये में आगे जो हमारी तमाम आने वैसी वाली चीजों को, संतति है, तमाम वैसी वो चीजों को इसको डाला जाए जहां याद जहां पर विवाद रखेगी। था उसको सुधार लिया गया है। अब सुधारेगा कौन है बड़ा सवाल है। अदालत के फैसले में सारी चीजें आएंगी नहीं आएंगी, ये भी देखने वाली बात हुई। छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं, तुरंत आते हैं। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है। देश में एक अलग तरह की, एक अजब तरह की, या कह सकते हैं एक ऐसी लड़ाई छिड़ी है जिसकी ज़रूरत थी या नहीं थी। दरअसल ये पूरा मामला अदालत में जा चुका है। अदालत ही तय करेगा कि इसकी कितनी ज़रूरत थी, वाकई में इस विवाद को हवा देने की ज़रूरत थी या नहीं थी। लेकिन इतिहास को सुधारने की, जो गलतियां हुई है उसे सुधारने की अगर कोशिश हो रही है तो इस पर किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। आपत्ति ये ज़रूर हो सकती है कि अब क्यों, इतने सालों के बाद इसे सुधारने की क्या ज़रूरत थी जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर बीच में आता है कि भाईचारे और सौहार्दता अभी तक बनाए रखा गया था, लेकिन अब हिंदू पक्ष को भी लगता है कि उनके साथ इतिहास में गलतियां हुई, उनके साथ ज़्यादतियां हुई हैं, तो वो सारी चीज़ें मुझे चाहिए जो हमारे ऊपर ज़्यादतियां हुई हैं। मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि वो हमारा है, जैसे भी है, लेकिन हमारा है तो मैं तुम्हें क्यों दूं। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं, बहुत उलझी हुई चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि अभी ज्ञानवापी कुतुब मीनार का मसला चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में भी बहुत सारे मसले भी और सामने आएंगे और इसके लिए देश को पूरी तरह से इसका सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। कई मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए चलते हैं, इस वक्त अपने मेहमानों के पास चलते हैं। इस वक्त सुधा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता। सुधा मिश्रा जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और भी तमाम मेहमान पहले जुड़े हुए थे, उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन सुधा जी के पास आ जाते हैं। सुधा जी आधे घंटे बाद अब देरी से जुड़ी हैं, लेकिन कोई नहीं, सवाल तो बनेगा ज़रूर कांग्रेस के लिए। अब मुझे ये बताएं कि कांग्रेस चुनाव से पहले, जब चुनाव हुआ है ना, महंगाई, बेरोजगारी पर है ना गला फाड़ फाड़ करके चिल्लाती रही कांग्रेस, जनता सुनी नहीं। अभी भी महंगाई उतनी ही है, मुझे तो लग रहा है और बढ़ गई है। मैं भी सामान लेता हूँ मार्केट से जा कर के, पिछले साल भर के अंदर जो महंगाई बढ़ी है वो मुझे भी हैरान कर रही है, सभी को हैरान कर रही है चीज़ें। महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी का आलम है। ठीक है, मैं रोज़गार में हूँ, मुझे नौकरी है, पैसे आते हैं। कई लोग जो घूम रहे हैं बेचारे 2 साल 3 साल से, रोज़गार नहीं है, उनके पास पैसे भी नहीं है, ना अच्छा खा सकते, ना पहन सकते हैं। ये सब मुद्दे हैं। इस बीच ज्ञानवापी आ गया, कुतुब मीनार आ गया, 2024 में चुनाव है, उससे पहले कई सारे चुनाव हैं। मुझे एक बात बताइए, कांग्रेस को हमला करने के लिए इस तरीके से एक एंगल बन सकता है, या फिर ज्ञानवापी कुतुब मीनार पर कांग्रेस पार्टी भी थोड़ी गंभीर है, उसे भी लगता है कि हाँ इतिहास में गलतियां हुई हैं, सुधारा जा रहा है, तो ठीक है, अदालत के फैसले का इंतजार करेंगे। बताइए सुधा जी। से पहले जब हमारे पास जनता को जवाब देने का कोई उत्तर नहीं होता है, तो ऐसे उलझे हुए मुद्दों को, जो कि कोर्ट को तय करना है, जिन पे पहले से ही कुछ न कुछ केस चल रहे हैं, जिनकी सुनवाई चल रही है, उन मुद्दों को उभार को कर जनता को बरगलाने की जो राजनीति है, और उन्मादी अपने स्लोगन के द्वारा लोगों में कि हमने ये कर दिया, वे करने की बारी है, करके सिर्फ लोगों को बरगलाने की जो राजनीति चल रही है, जनता इतनी ज्यादा नासमझ नहीं है कि वो समझ ना पाए। आप जानते हैं भी, शायद आज की ही न्यूज है कि हमारी सरकार ने दिया था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और आपको शायद मालूम चला होगा कि 1.25 करोड़ महिलाओं की जॉब इस एक साल में 2017 से 2022 के बीच में इतनी महिलाएं जॉबलेस हुई हैं। अब ये जो स्थितियां पैदा हो रही हैं, जिनके कारण हो रही हैं, उन मुद्दों पे हटाने के लिए आखिर क्या चाहिए? तो ऐसा कुछ कर दो कि जो पहले से ही कोर्ट में चीजें विलंबित चल रही हैं, जिन पे कानून अपना कार्य कर रहा है, जिनके लिए अलग से कानून भी हैं, और इतिहास बदलना, गौरीशंकर जी शायद आपको ही पता होगा कि इतिहास वर्तमान के बाद ही बनता है, जिस वर्तमान को हम जी रहे होते हैं, और शायद ऐसा कोई भी परिस्थिति नहीं होती है कि हम इतिहास की चीजों को बदल पाए। हम वर्तमान को सही कर लेंगे ना, तो इतिहास बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबको मालूम है कि मुगल आक्रांताओं ने आके देश पे शासन किया, उनके शासन में हमारा
पूरा का पूरा भक्ति काल, जिस भक्ति काल को हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, कवियों को जानते हैं, उस भक्ति काल में उन्हीं आक्रांताओं के समय में जो साहित्य लिखा गया उसको स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। लेकिन चूंकि राजनीतिक स्तर पे हमारे पास जो स्थितियां थी हमारे सापेक्ष नहीं थी, हमारे ऊपर आक्रमण हुए, बहुत सी खराब चीजें हुई। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम वर्तमान को पुनः उस स्थिति में ले आए। बिल्कुल जो चीजें गलत हैं वो तथ्यात्मक रूप से स्पष्ट पता है, ऐसा नहीं किसी को पता नहीं है, कुछ नई चीज नहीं हो रही है। लेकिन जो वर्तमान को सही करने के मुद्दे थे उनको छोड़ के, तो मतलब मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, जीवन संभल रहा था, उनको छोड़ के तो फिर सिर्फ उन्मादी चीजों को फैलाना है इन लोगों को, और राजनीति वही हो रही है। जो सच्चाई है उससे दूर करना है। तभी ये कहेंगे पेट्रोल की दाम कम कर दिए, 50 रुपए बढ़ा के 10 रुपए कम कर दिया, और बात कर रहे हैं कि हम देश राष्ट्रवादी धर्म चेतनानंद जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए। बड़ी बड़ी बातें होने वाली हैं। न्यायालय ने सर्वे का आदेश दिया 6 मई और 7 मई को। सर्वे के आदेश मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, इनकी आवाज मुझे। सुधा जी मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी आपकी आवाज मुझे बिल्कुल नहीं आ रही है, अगर शायद वहाँ से हो, क्योंकि वो ठीक करेंगे। मैं अपनी बात रख देती हूँ। हाँ। एंकर पूछ लेंगे आपसे, गौरी शंकर जी पूछ लेंगे। गौरी शंकर जी 6 और 7 में सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, न्यायालय में बात चल रहा था, सर्वे का आदेश देती है न्यायालय, और न्यायालय के आदेश के बाद वहाँ जो कुछ होता है घटनाक्रम, उस घटनाक्रम से ज्ञानवापी हाईलाइट होता है और हाइप मिलती है। इसमें कहाँ राजनीतिक दल खड़े हुए हैं और कहाँ कट्टरपंथी खड़े हुए हैं, ये बहुत स्पष्ट हो जाता है। मजहबी उन्मादियों को इकट्ठा करके अंजुमन अजय कुमार जी को अलग कर दिया। आप जानती हैं कोर्ट को लोगों को हटाना पड़ रहा है, तो स्थितियाँ कैसे बन रही है, बिगड़ रही हैं, इसके बारे में आपको भी इन्फॉर्मेशन होगी, जानकारी होगी। जिन चीजों को लीक नहीं होना था वो लीक होने लग रहा है। कमिश्नर को हटाना, बैठे हुए लोगों को भी चीजें रोकनी पड़ रही है, वहाँ पे जाना रोकना पड़ रहा है। तो कौन क्या करना चाह रहा है वो स्पष्ट है, उसे बताने की जरूरत नहीं है। भीड़ को इकट्ठा करके बल प्रयोग करके सर्वे को रोकना, जबकि लोअर कोर्ट आदेशित कर रही थी कि सर्वे होगा। सुप्रीम कोर्ट से आप हटवा लाए, ठीक है, मान्य है, लेकिन हस्तक्षेप करना नहीं चाहता है। आप लोग जिस उन्माद को जिस तरह से कहते हो, ऐसा लगता है कि पहली बार हिंदू। चलिए एक मिनट सुधा जी रुकिएगा थोड़ा सा, सुधा जी थोड़ा सा रुकिएगा। चेतनानंद जी मैं आपसे एक स्टैंड जानना चाह रहा हूँ। एक मिनट सुधा जी, मैं चेतनानंद जी से एक स्टैंड जानना चाह रहा हूँ। चेतनानंद जी सवाल सुनिए चेतनानंद जी, मैं एक स्टैंड जानना चाह रहा हूँ। ठीक है, डिबेट, बहस, सब कुछ, चर्चा परिचर्चा जो भी होना है होकर रहेगा। मैं फजील अहमद जी से भी जानूंगा, लेकिन पहले आप अपना बता दीजिए कि अदालत में जो भी फैसला होगा, ठीक है, वो अपनी जगह पर है, जब भी होगा तारीख पर तारीख अभी बहुत सारी मिलेंगी, लेकिन क्या स्टैंड आप लोगों ने बना लिया है ज्ञानवापी पर, कुतुब मीनार पर, तमाम ऐसी चीज़ें जो विवादित हैं? आप लोग अपना स्टैंड बताइए कि क्या स्टैंड है, क्या लेकर, मतलब तभी मानोगे कि ये चीज़ें मेरे हक में आ जाएगी, तब मानेंगे हम लोग। देखिए, ज्ञानवापी और मथुरा से जुड़ा हुआ प्रश्न है एक जगह। आधा मिनट गौरी शंकर जी, आधा मिनट में अपनी बात समाप्त कर रही हूँ। ज्ञानवापी और मथुरा कृष्ण जन्मभूमि अस्तित्व से जुड़ा हुआ मसला है। हर कीमत पे न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय तक हम अपनी बात को लेकर जाएंगे, जहां से भी न्याय मिलेगा, लेकिन फिर भी हम सर्वोच्च न्यायालय में जो निर्णय देगा उसको मान्य करेंगे। जो भी आदेशित किया जाएगा न्यायालय के माध्यम से उसको मान्य करेंगे। रही बात कुतुब मीनार या ताजमहल की, ताजमहल पर जो वर्डिक्ट कोर्ट ने दिया उसको मान्य किया, मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग कोर्ट के आदेशों के बाहर है, हमें मानना पड़ेगा, हम मैंडेटरी है वो। और फजील अहमद जी के पास आना, फजील अहमद जी, कुतुब मीनार की बात, फजील अहमद जी, मीनार में ठीक है, स्टैंड समझ गए। दरअसल कोई नई बात नहीं कर रही हैं आप चेतनानंद जी, यही स्टैंड पिछले कई महीनों से चल रहा है। फजील अहमद जी, आप ये तमाम इतना बड़ा विवाद हुआ है ना, विवाद हो ही रहा, अभी होगा, अभी और विवाद होगा, स्टैंड क्या है?
स्टैंड बड़ा क्लियर कट स्टैंड बताइए कि देखिए स्टैंड है मुसलमानों का है, ऐसे ही हम लोग रहना चाहते हैं और इस हिसाब से चलेंगे। कोर्ट कचहरी जो भी मामला चल रहा है हम उस अदालत के फैसले को स्वीकार करेंगे, लेकिन फिर भी एक स्टैंड तो होगा ना दिमाग में। कभी कभी होता क्या है कि आपका स्टैंड कुछ और है, फैसला कुछ और आ जाता है। देखिए गौरीशंकर जी, अदालत की बात है, कौन है जो अदालत के आदेश को नहीं मानेगा भारत के अंदर, पसंद हो या ना पसंद हो, बात वो नहीं है। स्टैंड बताइए, ये कौन सा एहसान क्या है, कौन एहसान कर रहा है कि अदालत के फैसले की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो मानना ही पड़ेगा। अपना स्टैंड बताइए, नहीं मानेगा, अपना स्टैंड बताइए। कौन नहीं मानेगा हमको वो बताइए, किसके कौन कह रहा है कि हम अदालत का फैसला नहीं मानेंगे। नंबर एक बात, वो सवाल ही नहीं पूछ रहा हूं भाई साहब। जो 6-7 मई को जो कुछ भी हुआ, अदालत ने जिस तरह का किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी आलोचना किया है। हाँ। उस अदालत की सुप्रीम कोर्ट ने आलोचना किया है कि, और अदालत सुन लीजिए, अदालत को सुनिए, अदालत को सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम बदला है। कोर्ट ने आपत्ति जताया था कि आपत्ति जताया था, सुप्रीम कोर्ट ने अदालत बदल दिया, है ना, आपत्ति जताया था, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपत्ति जताई गई थी कि रिपोर्ट लीक कैसे होगी। अब सुन लीजिए, अदालत ने जो एक तरफा कार्रवाई की, सुप्रीम कोर्ट ने अदालत तक बदला है और आलोचना की है अदालत की। ये जो तरीका फजील अहमद जी, मेरा सवाल रह गया भाई साहब, जिसे चेतनानंद जी से मैंने पूछा ना कि आपका क्या स्टैंड है, उन्होंने कहा कि अदालत का जो फैसला आएगा एक्सेप्ट है ना, स्वीकार करेंगे। आप भी कह रहे हैं स्वीकार करेंगे, स्टैंड क्या है, स्टैंड बताइए ना। कभी कभी फैसला आपके हिसाब से नहीं आता है भाई साहब। सुनिए, श्रृंगार गौरी को दर्शन करने का मामला गया कोर्ट में, और चला गया ज्ञान वापी की भूल सुधार कर रहे हैं, मैंने औरंगजेब की भूल सुधार करने पर बात शुरू हो गई। अरे श्रृंगार गौरी सरकार 1991 में जिस सरकार, एक सरकार ने वहां पे, अभी रुक जाइए ना, अरे जिस सरकार में सुन लीजिए, जिस सरकार ने पूजा रुकवाई थी, अगर एक सरकार ने 1991 में पूजा रुकवा दी थी, तो आज भाजपा की सरकार है पूजा चालू करा दे। सरकार का काम सरकार चालू करा सकती है। अरे सरकार किस लिए है, जो गलती सरकार, वही सरकार अगर बीच में बोलना है। फजील अहमद जी, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दिए भाई साहब। नहीं सुनिए, समय खा गया। आधा मिनट में मेरे सवाल का जवाब हो जाता आपसे। स्टैंड क्या है बता दीजिए। अब स्टैंड बताओगे नहीं, अदालत के फैसले को हम स्वीकार करेंगे, सब करेगा भाई साहब। मैं तो कह रहा हूँ कुछ भी आएगा फैसला एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उस फैसले पर मुहर लगानी पड़ेगी। लेकिन तभी मैं पूछ रहा हूँ कि स्टैंड क्या है, स्टैंड क्या है। आप लोग कहते थे ना अयोध्या के मसले पर आप लोग का एक अलग स्टैंड था या नहीं था, था ना, लेकिन फैसला आया ना, कुछ और फैसला आया और सबके हित में फैसला आया। चले कंचन द्विवेदी के पास में आ रहा हूँ। कंचन द्विवेदी जी, एक बात बताइए, ठीक है आपने क्लियर कर दिया 2024 से मतलब नहीं है, विधानसभा से मतलब नहीं है, लेकिन हाँ हमारी एक सांस्कृतिक विरासत है, बीजेपी उस पर राजनीति करती है और बहुत, है ना, ताल ठोक करके उस पर राजनीति करती है। मुझे एक बात जानना है, क्या अभी शुरुआत है, सब ज्ञानवापी शुरुआत है, कुतुब मीनार शुरुआत है, एक लंबी फहरिस्त है, ये आप लोगों को पता चल ही रहा होगा ना। देखिए गौरीशंकर जी, यहाँ कोई शुरुआत नहीं है और ये सभी को मामला पता है कि ये यहाँ पे सरकार की कोई भी राजनीति नहीं है, सरकार ने कोई भी कार्य नहीं किया है। कि एक 5 औरतों का मामला है और वो किसी और वजह से गई थी, किसी और वजह से वहाँ पर चीजें हो गई। सरकार अनुमति दे सकती है ना, अरे सरकार के पास पावर है ना। अगर एक सरकार ने अनुमति नहीं दी तो दूसरी सरकार आकर अनुमति दे दे उसको। अब तो वो सरकार नहीं है ना। गौरीशंकर जी, आप खुद सोचिए कि अगर सरकार ने कोई पूजा रोकी है तो दूसरी सरकार आती है तो पूजा की इजाजत दे सकती है ना। अधिकार क्षेत्र है कि नहीं सरकार का। फिर वहाँ पे इतना सवाल बढ़ाने की क्या जरूरत है? ऑलरेडी पहले पूजा हो रही है वहाँ। कंचन द्विवेदी को पहले बोलने दीजिए। कंचन द्विवेदी बात रखिए अपनी, बात रखिए कंचन, बात रखिए अपनी आप। जो औरंगजेब के भतीजे इनको चुप कर रहे। हाँ, तो जो हमारे मुल्ला मुलायम नहीं ऐसे नहीं कंचन जी, ये गलत बात है। नहीं कंचन जी, मैं आपत्ति करता हूँ इस बात पर। नहीं आपको शब्द वापस लेना पड़ेगा। ये हमारे गेस्ट हैं फजील अहमद जी, आप ऐसे नहीं बोल सकते। नहीं कंचन द्विवेदी जी, गलत बात है। वो आक्रांता है ना, आप नहीं आक्रांता है तो आप उसको किसी और से रिलेट करें, फजील अहमद से नहीं करें। नहीं कंचन द्विवेदी जी, ये गलत बात है। मैं आपत्ति करूंगा आपकी बात। कृपया ध्यान रखा जाए इस बात का।
ये पर्सनल कमेंट नहीं प्लीज। चलिए इस बात को मैं हटाता हूँ, इस बात को मैं हटाता हूँ। आप अपनी बात पूरी कीजिए। कंचन द्विवेदी जी बात पूरी कीजिए अपनी। अपनी व्यवस्थाओं से फोड़ है और ठीकरा मुसलमान पे फोड़ रहे हैं। ये रोजगार नहीं दे सकते, ये व्यवस्था नहीं दे सकते, आर्थिक मामलों में कमजोर है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इन सारे मुद्दों को फोड़ रहे, इसलिए ठीकरा मुसलमान पे फोड़ रहे हैं। ये सारा ठीकरा मुसलमान को हर मुसलमान आक्रांता दिखता है, इनको हर मुसलमान आक्रांता दिखता है, इनको हर मुसलमान आक्रांता दिखता है। ये सारे मामलों में फेल है। रोजगार नहीं दे सकते, रोजगार नहीं दे रहे, महंगाई नियंत्रण नहीं कर रहे, ये कुछ नहीं आता, सरकार चला रहे, इनको आता ही नहीं है, इनको सरकार चलाने का कोई अनुभव नहीं है, इसलिए इनको हर मुसलमान आक्रांता दिखता है। अरे औरंगजेब हमारे डीएनए में हम कैसे छोड़ सकते हैं? महान साहब थे औरंगजेब, 25 की जीडीपी थी उनकी, पूरी जिंदगी यही जन्म लिया और यही मर गए। औरंगजेब ने इस देश को अखंड भारत बनाने के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दिया, पूरा जीवन लगा दिया इस देश को अखंड भारत बनाने के लिए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका मिला करके जो अखंड भारत बनाया, चलिए भाई साहब सुनिए, फजील अहमद जी मैं तो सोच रहा था, मैं सुनिए फजील अहमद जी, मैं तो सोच रहा था कंचन द्विवेदी जी ने कुछ गलत कह दिया मैं उनको टोक दूं। आप तो औरंगजेब पर पता नहीं किताब ही लिखने लगे। औरंगजेब अपने देश के लिए कहाँ अच्छा रहा, तब तो कंचन द्विवेदी को शब्द वापस लेने की जरूरत नहीं है। कंचन द्विवेदी जी आपको शब्द वापस लेने की जरूरत नहीं है। फिर जब आप मान रहे हैं कि आप औरंगजेब के खानदान के हैं, फिर कंचन द्विवेदी ठीक बोल रही है। वरिष्ठ पत्रकार मैं तो सोचा कि कंचन द्विवेदी की बात पर आपको आपत्ति होगी तो मैंने आपत्ति कर दी, लेकिन आप खुद कह रहे हैं कि मैं औरंगजेब के खानदान से हूं, है ना? तो औरंगजेब पर आप किताब लिख दो, फिर किताब लिख दो, उसको इनॉग्रेट कराने के लिए बुला लीजिएगा कंचन द्विवेदी, चेतनानंद जी को, सुधा मिश्रा जी को, है ना? मुझे मत बुलाइएगा, लेकिन ऐसे इनॉग्रेशन पे नहीं आता, है ना? जनार्दन मिश्रा जी भी नहीं जाएंगे। जनार्दन मिश्रा जी मैं आपके पास आ रहा हूँ भाई साहब। जनार्दन औरंगजेब से क्या संबंध है जिसने विध्वंस किया? चले कंचन द्विवेदी जी आपने जो कहा मैं अब नहीं कह रहा हूँ वापस लेने के लिए। अब फजील अहमद खुद कह रहे हैं कि मैं औरंगजेब के खानदान से ही, तो मैं मुझे लग रहा है आप ठीक बोले, आप तो फिर बिल्कुल सही बोले, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो, मेरी कोई आपत्ति नहीं है आपके ऊपर। जनार्दन मिश्रा जी ये क्या चल रहा है भाई साहब? ऐसे हम लोग डिबेट करेंगे? जनार्दन मिश्रा जी ज्ञानवापी पे अलग स्टैंड है, कुतुब मीनार पे अलग स्टैंड है, बिल्कुल है ना? कुतुब मीनार पे अलग स्टैंड है, अदालत में फैसला है, सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फजील अहमद जी तो स्टैंड भी नहीं बता रहे हैं कि मेरा क्या स्टैंड है। क्या हिडन विडन पर क्या चल रहा है? कुछ साजिश वजिश चल रही है क्या? अहमद साहब एक बात कह रहे हैं कि सरकार को पूजा अर्चना की अनुमति दे देनी चाहिए। अगर सरकार, जब न्यायालय ने कोर्ट कमिश्नर को नियुक्त करके सर्वे की अनुमति दी, तब तो वहां विरोध होने लग गया। अगर सरकार वो कर देगी तब कैसे वहां पे आप व्यवस्था को संभालेंगे? सही बात है। अगर सरकार की बात को आप मानते तो सीए का विरोध इतना बड़े स्तर पर क्यों कर रहे थे? कॉमन सिविल कोड की जब बात होती तब आपको क्यों परेशानी होती है? फजील अहमद जी सरकार की बातों को आप विरोध कर रहे हैं ना? सुनाई नहीं दिया क्या बोल रहे हैं? अच्छा सुनाई नहीं पड़ रहा है। जनार्दन मिश्रा जी फिर से दोहराइए बात को। आज कुछ टेक्निकल दिक्कत है, कई लोगों की आवाज मेरे पास भी नहीं आती। जनार्दन मिश्रा जी एक बार फिर से बोलिए अपनी। गौरी शंकर जी मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए महंगाई है, बेरोजगारी है और काफी ऐसी समस्याएं हैं जिनसे प्रदेश और देश जूझ रहा है। और ये समस्याएं अभी की नहीं है, बहुत पुरानी है और आगे भी चलती रहेंगी। कोई भी सरकार आकर इनको संपूर्ण तरीके से खत्म नहीं कर सकती। लेकिन अगर आप कहेंगे कि शिवलिंग वहां पर मिला, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, ज्ञानवापी कोई मुद्दा नहीं है, कोई धार्मिक भावनाओं का कोई मतलब नहीं है, तो फिर विवाद तो उत्पन्न होगा ना। मैं भी तो शुरुआत से ही यही मसला उठा रहा हूं कि अगर किसी विवाद को कहोगे कि विवाद नहीं है तब तो और विवाद होगा, है ना? ज्ञानवापी विवाद नहीं है, ये कहना ही बहुत बड़ा विवादित बात है ना, है ना? वहां पर शिवलिंग थे, वहां पर शिवलिंग, अगर मैं जहां तक मानता हूं, देखिए मैं जहां तक मानता हूं कि जहां पर मंदिर बनाया जाता है, शिवलिंग जहां पर स्थापित किया जाता है, अगर आप कह रहे हैं दो तरह की शिवलिंग तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि इनकी बात सुनी नहीं जानी चाहिए? अगर आप कह रहे हैं फव्वारा है तो उसको बात रखिए ना, अभी तो जांच करा लीजिए। सुनी जानी चाहिए। और
अब रहने दीजिए सर, देखिए इस पे बहस करना ही बेकार है कि वो फव्वारा है या शिवलिंग है। मुझे उस पर तो बहस ही नहीं करनी कि क्या है वो। मेरा पॉइंट तो बस इतना था कि क्या इतिहास में होने वाली तमाम गलतियों को सुधारने की जो कोशिश हो रही है, इसके लिए वक्त बहुत ही अच्छा है क्या? इसी वक्त में इसे सुधारने की जरूरत थी। मैं ये सवाल उठा रहा था, इस सवाल का जवाब लेकिन कहीं से नहीं मिला। मैं सुधा मिश्रा से एक बार कोशिश और करता हूँ। सुधा मिश्रा जी एक बात बताइए। कांग्रेस की थी तब तो गलती नहीं निकल रही थी, आज सरकार कांग्रेस की नहीं तो कांग्रेस की गलती सामने आ रही है। सुधा मिश्रा जी एक बात बताइए, 91 का हवाला दिया जाता है, रुक जाइए आप थोड़ा सा फजील साहब, 91 एक्ट का हवाला दिया जाता है, जिसके आधार पर कहा जाता है कि पूरी जो चीजें चल रही हैं गलत है, जानबूझकर के उठाया गया है। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस के कार्यकाल में विवाद को खत्म करने के लिए किसी रिसर्च की जरूरत नहीं पड़ती थी, किसी सर्वे की जरूरत नहीं पड़ती थी, किसी मंदिर के भ्रमण करने की जरूरत नहीं पड़ती थी? क्या कांग्रेस के बड़े नेताओं को, मैं यहाँ तक कह रहा हूँ प्रधानमंत्री को, क्या विवाद समझ में नहीं आता था कि उन्होंने 1991 एक्ट बना दिया? ये एक्ट किससे पूछकर बनाया? सिर्फ ऐसा तो नहीं सिर्फ मौलाना जी से पूछा गया और पुजारी जी से नहीं पूछा गया, ऐसा है क्या? गौरीशंकर जी, मुझे आपकी आधी बात सुनाई नहीं पड़ी थी, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ। फजील अहमद जी देखिए, मैं सवाल जो पूछूं मत बीच में बोला कीजिए, उनको समझ में नहीं आया। मैं कह रहा हूँ 91 एक्ट जो बनाया गया कांग्रेस की तरफ से, क्या उस वक्त नेताओं को समझ में नहीं आ रहा था कि है ये विवाद या नहीं है? क्या इस विवाद को 91 एक्ट बनाने के बाद खत्म कर दिया जाएगा और कोई हिम्मत नहीं करेगा वहां पर किसी तरह का कोई एक्टिविटी करने की? क्या 91 एक्ट बनाने से पहले सर्वे का कुछ काम हुआ, भ्रमण का काम कुछ हुआ, पूछताछ करने की जरूरत पड़ी, या एक तरफा पूछताछ किया गया? मौलाना साहब से पूछ लिया गया, पुजारी साहब से नहीं पूछा गया, तभी तो दिक्कत आ रही है ना। दोनों पक्ष से पूछा जाता तो बैलेंस होता मामला। गौरीशंकर जी, जब भी कोई कानून बन रहा होता है, आप जानते हैं कि कानून ऐसे ही नहीं बन जाते हैं। 1937 से लेके जो काशी की जो घटना है, जिस तरह से वहां पे कोर्ट में बातें चल रही, 1937 के पहले से वो सब चीजें चल रही वहां पे। जब भी कानून बनाया गया था, मेरी मतलब जब भी मैं इन बातों को कहती हूँ तो पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब कोई चीज इतनी ज्यादा मुश्किल को पैदा करने वाली हो सकती है, हमारे पास अगर एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है, उसको सभी लोग मान लेते हैं, तो क्या हम सबको मिलके ये नहीं करना चाहिए कि जो एक कानून बन चुका है, जिस कानून में कहा गया कि हाँ ये स्थितियां थी, ऐसा हुआ है, लेकिन अब हम करेंगे कि इन चीजों को तूल न दिया जाए। एक बार अगर कोई घटना हुई है, आप जानते हैं कि 1992 में अयोध्या में जो कुछ हुआ था, सही गलत की बात नहीं कर रही हूँ मैं, बात कर रही हूँ उसके बाद कितना जनधन और समय जो लगा है। क्या हमारा वर्तमान अभी इन सबको अलग अलग शहरों में होने वाले इन चीजों को अलग अलग से उठा के क्या हम उस स्थिति को कर सकते हैं? क्या हम इस स्थिति में हैं? हमें अगर ऐसा कुछ करना है तो क्या एक बार नहीं कर सकते? हमें अलग अलग क्यों करना है? अलग अलग समय में 5-5 साल बाद जाग के एक चुनाव जीता, 2 चुनाव जीता, चुनाव का हथियार क्यों बनाना है? आप एक बार बैठो, सभी पार्टियों को बुलाओ, अगर उस कानून में कुछ खामियां थी, सुधा मिश्रा जी आपने जो सवाल उठाया, कंचन द्विवेदी जवाब दे होता है। कंचन द्विवेदी जवाब दे। रुकिए सुधा जी, साथ बैठ के बात करो। 1991 में रुकिए सुधा जी सुनिए, आपने जो सवाल उठाया सुधा जी, उसका जवाब कंचन दे रही है। सुनिए तो मंशा अगर इसकी होती तो चाहे पुजारी थे, चाहे मौलाना थे, चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता सुनते नहीं है, राहुल गांधी भी नहीं सुनते, प्रियंका गांधी भी नहीं सुनती, एक बार में मथुरा, काशी, सुधा मिश्रा भी नहीं सुनती। अलग अलग राजनीतिक चीजों को पूरा करने के लिए जितना बोलना है उतना बोल के बिल्कुल हमारे धर्म का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्थितियों के बारे में आप बार बार बात जो करते हो ना, हर बार। सुधा जी थोड़ा रुक जाइए, सुधा जी रुक तो जाइए, सुधा जी करना है अपने धर्म के लिए। सुधा जी हाथ जोड़े, क्या आपका हाथ जोड़े की रुक जाइए या आवाज डाउन कर दूं? कंचन द्विवेदी जी बोलिए, समय नहीं रह गया। आपको क्या कहना है? सुधा मिश्रा ने जो सवाल उठाया, राजनीतिक रूप देने की सुधा मिश्रा ने जो सवाल उठाया उसका जवाब खुद में दीजिए। लानी है, चुनावी माहौल नहीं बनाना है। सुधा मिश्रा जी चुप रहिए, थोड़ा सा शांत हो जाइए कृपया करके। 2 साल बाद, 3 साल बाद बस चुनावी मुद्दा बना रहे हैं।
जिसकी जरूरत है। औरतों की बात करते हो आप। सुधा मिश्रा तक अगर मेरी आवाज आ रही है तो कृपया करके आप थोड़ा शांत हो जाए और कंचन द्विवेदी को बोलने दें। सुधा मिश्रा लगता है मेरी आवाज आप तक नहीं जा रही। कंचन बोले आप। और झूठ का आप फर्क नहीं पैदा कर सकते हो कि हम जो कह रहे हैं वो सच है, बाकी लोग झूठ कह रहे हैं। अगर उस कानून में कोई दिक्कत है, बैठिए, चर्चा करिए, लोगों से बात करिए, भागीदारी करिए, कौन मना करता है आपको? लेकिन नहीं, आपको सिर्फ जो अच्छा लगता है, सही लगता है, आप उसकी बात करेंगे। कभी किसी ने बात करने से मना नहीं किया है। आज ऐसा लग रहा है कि मेरी आवाज बहुत लोगों तक नहीं जा रही है क्योंकि कोई फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है कि एंकर भी कोई कुछ कह रहा हो। पहली बार सुधा मिश्रा जी, लगता है आप तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। चेतनानंद जी, आप सुन पा रही हैं? हमारा धर्म नष्ट नहीं हुआ, अचानक 10 साल में धर्म नष्ट होने लगा। चलिए, समय भी खत्म हो गया। आप सभी यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।